आज के इस वीडियो में देखेंगे जो सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हैं। यानी कि जो एक समाज यानी कि समूह में जो एक समूह से एक समाज का निर्माण किसी भी प्रजाति या जाति पशु हो चाहे मानव हो कुछ भी कोई भी जब एक समूह में कोई भी सजीव वस्तु एक समूह में रहता है तो उसको समाज के रूप में हम लोग समाज को उपाधि देते हैं। तो ये जो समाज में दिन ब दिन परिवर्तन होते रह रहे हैं जो जैसे अब इस तरह से मान सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फिफ्थ जनरेशन इस तरह से जो विकसित होते जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या थे, आदिम मानव थे, उससे अपना रूप को निखारते हैं। आदिम मानव थे तब भी एक समाज में ही रहते थे। आज भी दिन ब दिन परिवर्तन होते होते इस मुकाम पे आए हैं। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसको हम लोग समझेंगे और इसका इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ए चाइल्ड और आने वाले भविष्य के बच्चों में इनका क्या असर पड़ते हुए दिख रहा है। जैसे पहले का आदमी भी एक समाज में परवरिश रहे होते थे, उनका आयु क्या था 100 वर्ष, 100 से ज़्यादा भी जीते थे। लेकिन अब का वही आयु क्या हो गया 60 साल। लेकिन पहले का आदमी का शरीर भी मजबूत था, अभी का आदमी का शरीर में भी उतना वो मजबूती नहीं है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या पहले भी ये समाज में थे और अभी भी समाज में ही है। लेकिन ये सामाजिक प्राणी होते हुए भी उसके जो दिन ब दिन परिवर्तन हो रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसका जो आने वाले भविष्य में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंजेज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ए चाइल्ड। तो सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल से निर्माण होता है समाज का और चेंजेस यानी परिवर्तन। इन दो वर्ड के मिलने से बना है सामाजिक परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों को आपस में जो संबंध है उन संबंधों का संगठित रूप है। यानी कि वह उनके लिंकेज समाज में रहने से, एक समूह बना के रहने से ही नहीं, उनके साथ क्या लिंकेज है उस तरह से हम सामाजिक कह सकते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अगर एक साथ रह रहे हैं तो इसको अब समाज में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है। क्योंकि जो हिंदू करता है उसका भी ठीक विपरीत मुसलमान लोग करते हैं, इसको नहीं कहेंगे। उसका एक संबंध भी होना चाहिए, उसके आचार विचार मन में उत्पन्न होने वाले विचार ये सब के साथ में भी मिलाव होना चाहिए। खाली इंसान यानी कि एकता ये देश के लिए माना गया। अगला है कि सामाजिक परिवर्तन, तो समाज के ढांचे में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जब से मनुष्य ने समाज में रहना शुरू किया है तब से लेकर आज तक उनके रहन सहन में ढंग, रीति रिवाज, मूल्यों तथा विश्वासों में निरंतर परिवर्तन हो रही है। यही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाती है। जो पहले से अब तक के चलन में जो हमारे समाज में दिन ब दिन डेवलप करते आ रहे हैं, रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, खाने पीने से चीज़ से लेकर हर चीज़ में, तो इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उनके व्यवहार में, व्यक्तित्व में यह परिवर्तन कोई बार धीरे धीरे होती है और कोई बार तेज़ी से भी होती है। हाँ, ये तो सब तो आपको समझ में आ ही रहा, और कभी कभी एकदम होता है। जो सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है, प्राकृतिक समाज मानव सभ्यता की बात करते हैं। अगला है जोन्स के अनुसार ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें क्या स्टेटमेंट दिया उस पर अब चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंत क्रिया या सामाजिक संगठन के किसी अंग से विचलन या रूपांतरित को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो सामाजिक परिवर्तन, ये जो वर्ड है कि समाज में जो क्रियाएं हैं उनके करने का ढंग, उनके संगठन में किस तरह से विचलन हो रहा है, तो उन किस तरह से रूपांतरित हो रहा है उसको ही इसमें बताया गया है। सामाजिक प्रक्रिया जो चल रही है यह एक प्रक्रिया है समाज में, चाहे हुए समूह हो या जुड़ा हुआ हो। विचलन या रूपांतरण तथा रूपांतरण, इन शब्दों का विश्लेषण किया गया है कि विचलन में थोड़ा परिवर्तन होता है और रूपांतरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। विचलन हल्का क्या होता है,
हल्का सा परिवर्तन को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। और रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण। उसमें जाहिर सी बात है कि पूरा रूप शकल चेंज हो गया तो उसमें रूपांतरित हो गया, यानी कि उसमें ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अगला क्या है? एम.डी. जोसेन, इन्होंने क्या कहा? एम.डी. सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और विचार करने की पद्धतियों में संशोधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। काम करना तथा विचार करना, किसी खास जाति के साथ विचार करने की कानून भी एक ही प्रकार के लोगों के साथ जुड़ा था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। एक ही पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसमें परिवर्तन आया। विचारों का परिवर्तन ढांचे के परिवर्तन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए विचारों में परिवर्तन ज़्यादा अच्छा होता है ढांचे के मुकाबले में। जो इन्होंने कहा, इन्होंने स्टेटमेंट में यही कहा है कि जो हमारे ढांचा में परिवर्तन है उसमें परिवर्तन ना करके हम अपने विचारों में परिवर्तन करें। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो ढांचे, रीति रिवाज, उनको परिवर्तन ना करके अपने जो आने वाले पीढ़ी है उनके विचार, उनके भावी पीढ़ी के विचारों में निखार आना चाहिए, जिससे उनके जो एकता में, सामाजिक में परिवर्तन होगा वो तेज़ी से देखा जाएगा। और एक बात है कि ढांचा में बाद में अगर ढांचा में एक पेड़ उग गया, उसके अब जड़ से अगर आप ठीक करने जाइएगा तो बहुत तकलीफ होता है। उससे अच्छा कि ऊपर में जो डाली है उसका छटनी करते करते आप उसको सीधा कीजिए, यही कहा गया है उनके अनुसार। अगला, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये यानी कि कौन कौन से एजेंसीज है, कौन कौन से एजेंडा है जो इस सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस में भागीदारी लेते हैं। नेचुरल या फिजिकल फैक्टर, जो नेचुरल, प्राकृतिक और फिजिकल, भौतिक, शारीरिक फैक्टर से कारक है, उस पर देखते हैं। भौगोलिक स्थिति से जुड़ा जा सकता है। सारी प्राकृतिक कारक पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे खान पान, रंग रूप, रहन सहन, पहनावा, ये सब क्या है? ये सब भी समाज को प्रभावित करते हैं। अगला है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो प्रौद्योगिकी कारक है आज के ज़माने में, वे भी इनमें अपना भूमिका योगदान कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन में। इनमें से क्या क्या है? मेडिकल, दवाखाना, कम्युनिकेशन, दूरसंचार, इंडस्ट्री, उद्योग, etc. और बहुत कुछ आदि इत्यादि। और तीसरा पॉइंट क्या? पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी कि राजनीतिक कारक। राजनीतिक भी इसमें बड़ा भूमिका, यानी कि प्रमुख भूमिका निभाते हैं इस सामाजिक परिवर्तन में। जिस तरह के शासन होता है उसी तरह का समाज राष्ट्र होता है, ये भी सच है वास्तविक में। जो जैसे समाज शासन किया जाएगा उसी तरह से समाज में भी अपना बदलाव देखने को मिलेगा। अगला है चौथा बिंदु, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, आर्थिक कारक। आर्थिक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ये जो आर्थिक कारक है ये भी समाज को प्रभावित करता है कि जो बड़े लोग होते हैं ये और उनसे छोटे आदमी को देख नहीं सकते, उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है, ये ऊपर लेवल पे चल जाते हैं। तो ये भी आर्थिक कारक भी एक सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। अगला इंडस्ट्रियल फैक्टर, औद्योगिक कारक। जहाँ का क्षेत्र में औद्योगिक बसा हुआ है वहाँ के लोगों का विकास ज़्यादा होता है। औद्योगिक फैक्टर भी है कि जहाँ के उनके रोजी रोटी आसानी से मिल जाती है, इसलिए औद्योगिक कारक भी प्रभावित करते हैं सामाजिक परिवर्तन में। वहाँ के उन लोगों का रहन सहन भी अच्छा होगा उनके कंपेरिजन जिस क्षेत्र में औद्योगिक नहीं है, क्योंकि उनके दैनिक कायम काज के लिए भटकना पड़ता है दूर दूर। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक क्या क्या? रंग रूप में कारक, प्रदूषण आदि, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर है। डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्या की यानी कि जिन समुदाय में लोग कम होंगे उनके जो परिवर्तन होगा समाज का उसमें कम होगा, और जिस समाज के लोगों का जनसंख्या ज़्यादा होगा उनके समाज का परिवर्तन तेज़ी से होगा, ये भी है एक अहम मुद्दा। न्यू इन्वेंशन, नए आविष्कारक, ये जो
फैशन, फूड्स, प्रोसेसिंग, इन्वेंशन हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देता है। ये जो नया नया फैशन डिजाइनिंग, नए नए कपड़े पहनावे जो उद्योग के द्वारा बनाया जा रहा है, अलग अलग नए नए फूड प्रोसेसिंग, नए नए खाने के तौर तरीके, ये भी नए ये समाज लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लो, कोई कानून, सोशल चेंजेस विभिन्न प्रकार के नए कानून बनाकर भी प्रभावित करती है। जो कोई अगर कानून बना दिया, ये भी समाज को प्रभावित करते हैं। आर्मी, पुलिस, ये जो आर्मी पुलिस यानी कि फोर्स के डिपार्टमेंट है, तो ये भी समाज परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं। विभिन्न देशों में सैनिक कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही से पूरी जीवन ही बदल डाला है। अगला है वार, युद्ध से भी प्रभावित होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में रसिया और आपका यूक्रेन के बीच चल रहा है, इससे उनके जो समाज है तहस नहस हो गया। इसमें भारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके समाज एक तरफ से हो सके तो विलुप्त के ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अपना समाज छोड़ के, देश छोड़ के चल दिए दूसरे देश में बसने के लिए। कोई तो अपना देश के लिए बलिदान भी दे दिए, कुर्बानी भी दे दिए, निछावर कर दिए। आर्थिक रूप से प्रभावित बीमारी, भूखमारी, भौगोलिक परिवर्तन, इसमें जो वार होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारी भी उत्पत्ति होती है, भूखमरी के भी समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार युद्ध भी अपना अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण में दिया गया है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उससे वहाँ के लोगों में अब तक विकलांग जैसे समस्याएं उत्पन्न होती है। कल्चर फैक्टर 12 नंबर, सांस्कृतिक कारक। ये जो सांस्कृतिक कारक है, भारत एक संघ के रूप में विकसित है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करने जाते हैं और वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं और उनके रहन सहन व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये जो वर्तमान में सांस्कृतिक कल्चर, ये किस तरह से परिवर्तन होता है कि अब नौकरी के वास्ते या कोई भी व्यवसाय के क्षेत्र में एक जगह से दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता है, भारत के कोने कोने के, देश के कोने कोने तक। तो इससे उनके क्या होता है, रहन सहन में भी, दिनचर्या में भी, उनके जीने की कला, इन सब में भी उनका परिवर्तन हो जाता है, पहनावा से लेकर हर कुछ में। 12वां नंबर पे बिंदु के मॉडर्नलाइजेशन, आधुनिकरण का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रहन सहन, भाषा, शिक्षा, लिंग, जाति आदि को आधुनिकरण बहुत प्रभावित करती है। जो मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न अभी ज़माना आ रहा है, तो इसमें भावी पीढ़ी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये भी बहुत तेज़ी से रूपांतरित हो रहा है। समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, आधुनिकरण का। एडुकेशन, शिक्षा से भी समाज में परिवर्तन आता है। जनतंत्र, राजनीतिक धारण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रहन सहन प्रभावित करती है। रिलीजन, ये धर्म, क्रूरता, नरसंहार आदि में भी धर्म का रोल होता है। नए विचारों व महापुरुषों का जन्म, नए फिलोसॉफी, व्यू, थिंकिंग समाज को परिवर्तन करता है। महापुरुष सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि, ये सब के सब अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सब देखें कि इस बिंदु से ये वाला अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक, जहाँ से आप इसका नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हाँ, तो चलिए अब इस बिंदु पर आते हैं कि वे कौन कौन से कारक है जो सामाजिक सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन के कारण बच्चों में देखने को मिलता है। द फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे के समाजीकरण में कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ए और बी, इसमें दो भाग में बांटा गया है। ए भाग यानी व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत पर्सनल फैक्टर्स, उस पर चर्चा करते हैं। एक नंबर क्या है, शारीरिक ढांचा और स्वास्थ्य। जो शारीरिक बनावट है, शरीर का ढांचा और उसके हेल्थ, स्वास्थ्य,
एक स्वस्थ वाले बच्चे में अंधविश्वास, जबकि एक अस्वस्थ बच्चे में आत्मविश्वास। एक स्वस्थ बच्चा होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहता है, और अस्वस्थ बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है। स्वाभाविक सी बात है, जो अगर एक स्वस्थ बच्चा और अस्वस्थ बच्चा दोनों आपस में खेलते हैं तो जो अस्वस्थ बच्चा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखने को मिलता है, और जो स्वस्थ है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी स्वास्थ्य भी अपने आप सामाजिक रीति में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इसके स्वास्थ्य भी अहम भूमिका निभाते हैं सामाजिक रीति में। बुद्धि, इंटेलिजेंट, कोई व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है वो उतना ही सफलतापूर्वक सामाजिक परिवेश में अपने आप को कर लेता है। यानी कि जो अच्छा, जिसका बुद्धि अच्छा होगा वो समाज में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा, उनको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होंगे किसी भी समाज में जाकर शामिल होने में, यही कहा गया। अगला है संवेगात्मक कारक। इमोशनल फैक्टर जो है, संवेगात्मक समायोजन और परिपक्वता को सामाजिक परिपक्वता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो व्यक्ति अपने संवेग को समय के आधार पर विचार करते हुए ठीक मात्रा में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, वे सामाजिक रूप से अधिक कुशल होते हैं। कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण माना जाता है इसको, संवेगात्मक इमोशनल फैक्टर। जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे वो ये बहुत ही जल्दी से समाज में क्रिएटिविटी अलग तरह से दिखा पाएंगे। अगला वातावरण संबंधी कारक, ये बी बिंदु है। वातावरण संबंधी कारक फैक्टर्स जो है, इसमें आपका बी बिंदु है यहाँ पे, वो आपका ए बिंदु था व्यक्तिगत कारक। इसमें क्या है कि परिवार संबंधी वातावरण, जो परिवार से मिलता है वातावरण, ये सबसे अधिक भूमिका परिवार की होती है। परिवार के सदस्यों की संख्या का प्रभाव, अगर ज़्यादा संख्या होगा तो इसमें सामाजिकरण ज़्यादा होगा। अनुकरण द्वारा परिवार में से अच्छे बुरे व्यवहार सीखना, उनको अनुसरण करके अच्छा बुरा गुड हैबिट बैड हैबिट सीखने को मिलेंगे उनको। विद्यालय उनका वातावरण, अगला बिंदु आता है कि स्कूल और उसका वातावरण के सबसे अधिक भूमिका शिक्षक की होती है। कक्षा के आकार का प्रभाव, कक्षा कितने बड़े हैं, पाठ्य पुस्तकों का प्रभाव, पढ़ने लिखने की जो अंग है बुक्स या उनके पाठ्य पुस्तकों की भूमिका होती है, किस प्रकार से उपलब्ध है। पाठ्य संग्रामी क्रियाओं का प्रभाव, इसके साथ साथ पाठ्य संग्रामी क्रियाकलाप, उसके किस तरह से एक्टिविटी कराया जाता है उसके पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समूह या मित्रों का प्रभाव, फ्रेंड्स का भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक गुणों अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्त का होता है। आस पड़ोस के समुदाय, जो आस पड़ोस के समुदाय हैं उनके ये किस तरह के, उनका समाज के रहन सहन किस तरह का है। समाज में रहन सहन, खाने पीने और आदर्श का प्रभाव। सूचना व संचार साधन, जो सूचना और संचार साधन है वर्तमान में ये तो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। संचार पहले के ज़माना में ये बहुत ही कम था, पोस्ट डाकिया के माध्यम से संचारण का साधन था। डाकिया एक महत्वपूर्ण साधन था। वर्तमान में तो बहुत हाईटेक हो गया है। कैसे सूचना बालक को मिलती है। अगला छठा बिंदु है कि भाषा, मनुष्य में के पास बहुत सारे भाषा होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसका प्रभाव भाषा का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगला है पीयर रिलेशन, सहकर्मी संबंध, बच्चे द्वारा समूह बनाना, यानी कि बच्चों का ग्रुप बनाना, समान उम्र के बालकों के साथ घूमना, इस तरह के से अगला बिंदु आता है। जो ये सब के सब पॉइंट्स है उसको एक तरह से एक जगह संकलित करके बिंदु बना के आपको दर्शाया गया है कि परिवार का प्रभाव पड़ता है, फिर साथियों का समूह का, स्कूल का, टोली, गैंग, ग्रुप्स, भाषा का, जाति एवं वर्गों का, पास पड़ोस का, स्कूल का। इस तरह से ये आपका टॉपिक्स ख़त्म होता है। धन्यवाद।